के आखिरी दौर में नीच राजनीति पर यह वार पलटवार फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। सियासी दलों की निगाहें पिछड़ी जाति के उन वोटों पर हैं जो यूपी और बिहार में काफी असरदार हैं। ऐसे में कोई भी कमजोर दिखकर इस वोट बैंक को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता। टीम न्यूज नेशन। इससे पहले कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज अपडेट। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक, टचिंग लाइफ एवरी डे। तो ये हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से अब स्थिति गंभीर बनती चली जा रही है, क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल कहां से कहां होता दिखाई दे रहा है। सिंह साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यही होता है जब आप अपनी आइडियोलॉजिकल मूरिंग से हट के इंडिविजुअल बेस्ड इलेक्टोरल प्रोसेस में आते हैं तो ये दिक्कत होती है। आपने देखा जिस तरह बनारस में हो रहा है वो भी कोई साधारण चीज नहीं है। बनारस में नरेंद्र मोदी एक रैली करना चाहते, बहुत ही जस्टिफाइड चीज है कि कोई भी रैली करने के लिए लाजमी है करेगा, वरना डेमोक्रेटिक प्रोसेस फ्रीज कर जाएगा। लेकिन अचानक ये हो रहा है कि नहीं साहब, एक आईबी की रिपोर्ट आई है, जबकि फंक्शन ये है नरेंद्र मोदी एक रैली करना चाहते, बहुत ही जस्टिफाइड चीज है कि कोई भी रैली करने के लिए लाजमी है करेगा, वरना डेमोक्रेटिक प्रोसेस फ्रीज कर जाएगा। लेकिन अचानक ये हो रहा है कि नहीं साहब, एक आईबी की रिपोर्ट आई है, जबकि फंक्शन यह है कि आईबी की रिपोर्ट आई है तो थ्रेट परसेप्शन होगा, आप उसके लॉजिस्टिकली उसको दूर करें, बजाय इसके कि आप मोदी को कह दें कि रैली नहीं करोगे, तब तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो हो रही हैं और डिस्कोर्स का लेवल इतना नीचे आ गया है। एक तो यह कि 65 साल में हमारा पॉलिटिकल क्लास ये सीख नहीं पाया कि टॉलरेंस रखे, वर्ड्स को लेके एक तो यूज ना करें, अगर यूज हो भी गया है तो उस शालीनता से जवाब दें ताकि वो डिस्कोर्स नीचे ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये स्थिति लगातार ऐसी बनती जा रही है। हमें याग्निक जी, अगर मैं इस आज जो घटना हुई उसी पर आपसे ये सवाल पूछूं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी को रैली करने की अनुमति न दी जाए क्योंकि वहां पर वो प्रत्याशी होने के बावजूद उनके ऊपर तथाकथित तौर पर खतरा है, और इतना ही नहीं, उनके तमाम जिस ग्राउंड में वो करना चाहते हैं वहां पर पहले से किसी बुकिंग की हवाला दिया जाए, जिसके तमाम दस्तावेज अरुण जेटली समेत अमित शाह वहां पर दे रहे हों। अगर यही हाल राहुल गांधी के साथ कोई किसी अमेठी में करके दिखाता, क्या यह संभव हो सकता था? या प्रियंका जी के साथ उनके सेक्रेटरी के साथ जो हुआ है, अगर इससे एक्सेसिव हो जाता तो क्या वो नहीं था कि वो कंडेम किया जाता? दोनों सिचुएशन अगर आप लीजिए तो मेरे ख्याल से अमित जी आप भी रियलाइज करेंगी कि कहीं ना कहीं इन चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। आपकी बात सही है कि हर चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे या निर्णय पे अपील में नहीं बैठी हूँ। वो जो करते हैं निर्णय विद स्टैट्यूटरी बॉडी, और स्पेशली ये लोकसभा इलेक्शंस के लिए वो एक बॉडी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो निर्णय करती है अपने पास काफी फीडबैक आने के बाद, सारे फैक्टर्स देखने के बाद। तो हम इस पे निर्णय पे, हाँ जरूर तकलीफ होती है, किसी भी कैंडिडेट को कुछ मना करते हैं, नहीं मना करते, कुछ कहते हैं तो, पर ये देश की सिक्योरिटी की एंगल से, कैंडिडेट की सिक्योरिटी की एंगल से, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, किस एरिया में हो रही है, कहां हो रही है, कैसे हो रही है, तो वो इलेक्शन कमीशन का निर्णय है। हम उस पे यहाँ अपील में नहीं बैठ सकते हैं। अगर वो देखेंगे बाद में, अगर वो पाएंगे तो शायद उनका निर्णय बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, पर हम यहाँ अपील में नहीं बैठ सकते। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनके सिंह साहब ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि इतने टाइम में इतने लोकसभा इलेक्शन उन्होंने देखा है, लेकिन ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। तो उनकी बात सही है। आज तक के इतिहास में कभी कोई पार्टी ने अपना पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। आज पहली बार ऐसा घोषित किया गया है और नई तरह की कैंपेनिंग हो रही है, इतना प्रचार हो रहा है कि कई पार्टियां तो एफोर्ड भी नहीं कर सकती, छोटी छोटी पार्टियां।
तो वो तो वैसे भी कंपटीशन में नहीं है। तो काफी चेंज है इस लोकसभा इलेक्शन में। 2-3 चीजें भूल रही हैं। सहमत होती हूँ उनके साथ। नहीं, आमी आदमी आप 2-3 चीजें भूल रही हैं। 2009 में कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री हैं तो आगे भी वही रहेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो। लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषित किया था 9 में। अगर उसके पहले आप चलें तो 1999 में, जो 1998 में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर एनडीए ने सामने प्रोजेक्ट कर दिया था। यहां तक कि उससे पहले अगर आप 96 की भी बात करें, उस समय भी यही स्थिति थी। तो यह स्थिति तो हमेशा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नया नहीं किया है। यह बात अलग है कि आपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया है। आपने नहीं किया। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है, और पार्टी का तो पता नहीं है, पर इस बार जिस तरह हुआ है तो काफी अलग है। मैं एनके सिंह साहब से एग्री करती हूँ। अच्छा, अभी आदमी जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रियंका गांधी के कहने का सार जरा अलग था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने नीच शब्द का इस्तेमाल एक दूसरे अंदाज में रखा, जो कि आज उनके काफी हित में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर बड़ी चर्चा भी है। आप लोगों की इस पर जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने है। नीच काम होते हैं, जाति नहीं, ये राहुल गांधी का कहना है। तो भाई आप भी तो उसको और तूल दे रहे हैं, आप उस पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि यह बात जायज नहीं है, वाजे नहीं है, तो फिर इस पर चुप रहना चाहिए ना। देखिए, अगर कोई बात बोली गई है कि भाई ये राजनीति इस प्रकार की करी है, तो उसका आप डिस्टॉर्शन करो। आप अपने मन में ऐसा भाव, आप जो सोचते वो प्रजा के सामने रखो। इस पे तो कोई कंट्रोल है नहीं। आप जो मन में आते हैं बोलते हो, डिस्टॉर्ट करते हो, आपको जो लगता है वो कहते हो। तो फिर जब उसका स्पष्टीकरण मांगना चाहिए तो जवाब तो देना पड़ता है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर ये फ्रेजियोलॉजी उनको समझ में नहीं आती है, या तो इनके एडवाइजर उनको कहते नहीं है कि ऐसा नहीं कह सकते, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ओछापन है राजनीति के लेवल में। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप इतने बड़े नेता हैं, आप पीएम कैंडिडेट हैं, तो आपको समझना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है हर राजनीति में। तो ये गलत है डिस्टॉर्ट करना और उसका गलत मीनिंग निकाल के देश के सामने रखना। इसमें क्या होता है, किसी का फायदा ना फायदा की बात नहीं है जी। पर ऐसा है आलोक जी के, इस अजय जी के, इसमें बहुत देश को समझ में आता है कि कहां जाके गिर गया है। तो जो मैच्योरिटी डेमोक्रेसी में आनी चाहिए वो आके अटक जाती है। सिंह साहब, क्या ये इसका दारोमदार सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी पर डाल सकते हैं, या यूं कहें कि दरअसल दोनों पार्टियों में या फिर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, आज शायद कहीं पर भी ये सुचिता नहीं है? नहीं, ये जो बोलने में एक बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में काफी हद तक है। आप पार्लियामेंट में देख लें या एक दूसरे पर जब करते हैं तो भी देखें तो बहुत ही शालीन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से भारत में ये कल्चर नहीं आया। और एक चीज और होती है कि भाषण और वितंडावाद, जो इस तर्कशास्त्र में जिसे कि फैलेसी माना जाता है, इन दोनों में अंतर है। इसको हम कहते हैं डिमेगोगी एंड स्पीच। पिछले 3 दिन से जो नरेंद्र मोदी का आ रहा है वो डिमेगोगी के एरिया में है, वो स्पीच नहीं है। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा, एक सेंटेंस लीजिए आप, इस अयोध्या की पावन धरती की मट्टी को हम माथे पे लगाते हैं। वो कह सकते पावन धरती को प्रणाम करते हैं, बात इससे हो जाती। लेकिन जब वो माथे पे लगाना, धरती लेना, तो ये चला जाता है डिमेगोगी के, उसमें वितंडावाद इसे कहते हैं जी। एक कंटेक्चुअलिटी होती है। प्रियंका गांधी ने जो कहा वो मेरे ख्याल से सिर्फ ये था कि एक इस तरह की निचली पॉलिटिक्स, निचले स्तर की पॉलिटिक्स, जिसको अंग्रेजी में लोअर लेवल की पॉलिटिक्स कहते हैं, मेरे ख्याल से ये वो था। और उस संदर्भ अगर देखा जाए, कभी भी मायने जब लिया जाता है तो कंटेक्चुअलिटी के साथ लिया जाता है। इसको मोदी जी चाहते थे कि कहीं उधर से आए और उसके बाद लैप अप कर ले, तो बड़ा बढ़िया उसने एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। तो उनकी चतुराई आप मानेंगे ना? हाँ, शुद्ध चतुराई है, इसमें और कुछ नहीं है। अभी आग्नेय जी, आप एक आखिरी टिप्पणी आपकी, इससे पहले की चर्चा को हम खत्म करें। नहीं, सही बात है। एनके सिंह जी का एनालिसिस बहुत ही वेरी डिटेल में है। और वो जो लोअर लेवल की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो बेस लेवल पॉलिटिक्स जो है उस पे नहीं जाना चाहिए।
स्पेशली जब बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें जो शालीनता होनी चाहिए कि ऐसे इश्यूज पे हम क्यों बात करें, हमें जो बात करनी है जो इश्यूज पे, वो तो इस बार रहे ही नहीं, क्योंकि ये इसी पे चले गए। किसी ने ये बोला तो इसका ये डिस्टॉर्शन कर दिया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो सही बात है कि हम देश के नागरिक को हम क्या कहना चाहते हैं, तो सही बात है कि एक वर्ड को डिस्टॉर्ट किया गया और उसका उन्होंने पूरा भरपूर फायदा उठा के इतना भाषण कर दिया कि अब डिबेट में आ गए हम। चलिए, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार मुद्दे बड़े गौण होते हुए दिखाई दिए और बस बतौलेबाजी जिसे आमतौर पर हम कहते हैं, शायद वही बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। लगता है हम बतौलेबाज राजनेता ज्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।